नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बीजेपी का दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो गई है। इसके पीछे उसका तर्क है कि उसके सदस्यों की संख्या 8 करोड़ 80 लाख हो गई है। करोड़ों सदस्यों की संख्या के बाद बिहार में बीजेपी की राह आसान नहीं लग रही है, क्योंकि यहां जनता परिवार का विलय अब लय में आता दिख रहा है। और फिलहाल जनता परिवार के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले चंद दिनों में लालू नीतीश के दिल के बाद अब दल भी एक हो जाएंगे। जनता परिवार का विलय बिहार में क्या रंग खिलाएगा, इसके सफर में क्या दुश्वारियां हैं, बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां होंगी, इसका हम करेंगे आज डीएनए टेस्ट। साथ ही बात होगी झारखंड में मालामाल हो रही माननीयों की, जिनकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। वेतन और भत्ता लगभग हर 2.25 साल पर बढ़ जा रहा है। भले ही जनता महंगाई से परेशान हो, उसकी आमदनी घट रही हो, घर में खाने के लाले हो, उच्च शिक्षा के बाद रोजगार नहीं मिल रहा हो, लेकिन झारखंड में अब तक जो सियासत हुई है, उससे कहा जा सकता है कि विधायकों को इससे कोई लेना देना नहीं। बस अपनी संपत्ति बढ़नी चाहिए। खुद के वेतन और भत्ते पर विधानसभा में इनका जो आचरण दिखता है, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वैसे बेमौसम बारिश ने जनता को कहीं का छोड़ा भी नहीं है। बिहार झारखंड में हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जनता परिवार के विलय को लेकर लालू नीतीश की कवायद रंग लाती दिख रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो इस हफ्ते विलय की औपचारिक घोषणा हो सकती है, क्योंकि इस मुद्दे पर अब तक चुप्पी साधने वाले जेडीयू आरजेडी के नेता खुलकर बोल रहे हैं। लय में विलय, बनेगा नया सियासी समीकरण। कुछ दिनों पहले चर्चा थी कि वलय में विलय का मामला आ गया है, लेकिन नीतीश के दिल्ली दौरे के बाद विलय का मामला लय पकड़ता नजर आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड हो या आरजेडी, सब कह रहे हैं विलय होना तय है। हम लोगों के नेता श्री नीतीश कुमार जी, श्री शरद यादव जी, या फिर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, या फिर श्री मुलायम सिंह यादव जी ही बता सकते हैं। लेकिन इतनी बात स्पष्ट है कि जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, इससे सब कुछ सकारात्मक ढंग से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जनता परिवार के विलय की बात पटरी पर है और इसमें कार्रवाई आगे हो रही है और बहुत जल्दी इसके बारे में ठोस निर्णय होगा। इस समूह में संसद में सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव विलय के बाद बनने वाली नई पार्टी के अध्यक्ष होंगे। पार्टी के झंडे, चिन्ह और घोषणा पत्र को लेकर कोई मतभेद नहीं है। कुछ छोटे विषयों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी की माने तो मुलायम सिंह यादव इस बारे में आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला और जेडीएस प्रमुख और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा से बात करने के बाद विलय की योजना को जल्द ही अंतिम रूप देंगे, क्योंकि एसपी, जेडीयू और आरजेडी में इस मुद्दे पर सहमति बन गई है। पूरे हो चुके हैं। वो अंतिम दौर में श्री मुलायम सिंह जी, जो पार्टी के प्रस्तावित अध्यक्ष भी हैं, हम लोगों के सर्वमान्य और सबसे सीनियर लीडर भी हैं इस आंदोलन के भी, समाजवादी आंदोलन के भी। तो वो सब स्टेक होल्डर से बातचीत करके जो इसमें शामिल हैं, नया झंडा, नया चुनाव चिन्ह, नया कार्यक्रम का घोषणा करेंगे और मर्जर की तिथि भी तय करेंगे। फिर एक होंगे समाजवादी, समाजवादियों के हाथ में हाथ। दरअसल जनता परिवार के विलय पर कांग्रेस की नजरें टिकी हुई हैं। उसका कहना है कि विलय से धर्मनिरपेक्ष दलों को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस हमेशा चाहती है कि जिस तरह से देश की जनता को दिग्भ्रमित करके नरेंद्र मोदी सरकार पर कब्जा किया है, सत्ता पर काबिज हुए हैं, बिहार में जितने सेक्युलर फ्रंट हैं सबको एक मंच पे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की इस बिहार में लड़ाई को सशक्त करनी चाहिए। कांग्रेस की भूमिका अग्रणी हमेशा रही है। कांग्रेस हमेशा आगे रहा है, लीडर रहा है और कांग्रेस आगे भी लीडर की तरह भूमिका निभाएगा। विलय पर बीजेपी का वार, करार से नहीं बिगड़ेगा काम। बीजेपी की बढ़ती ताकत ने
टुकड़े टुकड़े में बटे जनता परिवार को एक होने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन जनता परिवार के एक होने के बाद उससे पड़ने वाले प्रभाव से बीजेपी खुद को चिंतित नहीं दिखा रही। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अब घबराहट इन लोग को हो रही है और घबरा करके कभी शरद यादव जी का बयान, कभी मुलायम सिंह यादव का बयान, कभी नीतीश कुमार जी का बयान आता है कि विलय हो रहा है। ये बात लगभग 6 महीने से सुना जा रहा है। ये जनता को खाली भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता मन बना चुकी है कि इन दलों को खाली उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर इनका विलय बिलबिला जाएगा और अंततः भारतीय जनता पार्टी के कमल खिला, गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी। लोकसभा चुनाव 2014 में मिली करारी हार के बाद बिखरे हुए जनता परिवार को एक करने की कवायद बिहार से शुरू हुई और इसका टेस्ट सबसे पहले बिहार में ही होगा जब इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। देखना दिलचस्प होगा विलय के बाद जनता परिवार की एकता क्या रंग लाती है। पटना से आनंद अमृतराज और साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जेडीयू नेताओं के बयान से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटे जनता परिवार के सदस्य बहुत जल्द एक हो जाएंगे। मुलायम सिंह को अब इस पर अंतिम फैसला लेना है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद शरद यादव की पहल पर जनता परिवार को एक करने की मुहिम शुरू हुई। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने इसमें अहम रोल निभाया। इस मुहिम को लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव से जेडीयू आरजेडी के बीच बने चुनाव पूर्व गठबंधन को बड़ी सफलता हाथ लगी और इसी सफलता से उत्साहित बिहार के समाजवादी नेता राष्ट्रीय स्तर पर एक होने की कवायद में जुट गए, जो फिलहाल सफल होता दिख रहा है। विलय की कवायद आज से 9 महीने पहले शुरू हुई थी। दिसंबर 2014 में लगा कि जनता परिवार के सदस्य एक हो जाएंगे, लेकिन विलय को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। कहा गया पार्टी के नाम चिन्ह पर एक राय नहीं बन पाई। इसके बाद कहा गया मकर संक्रांति के दिन बड़ा ऐलान होगा, लेकिन इस दिन भी कुछ नहीं हुआ। जेडीयू और आरजेडी की ओर से अलग अलग दही चूड़ा भोज दिए जाने के बाद इन अटकलों को बल मिला कि विलय की लय टूट रही है। इसके बाद एक बार फिर विलय की बात बढ़ती दिखी तो फरवरी में मांझी प्रकरण सामने आ गया। 20 फरवरी को नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद यह प्रकरण भी खत्म हो गया और अब जब नीतीश कुमार दोबारा सीएम बने और लालू की बेटी की शादी मुलायम के पोते से हो चुकी है, तो समाजवादियों ने प्रक्रिया की फिर से शुरुआत की है, जो अब पटरी पर आती दिख रही है। लेकिन क्या आपको पता है, जो जनता परिवार आज एक होने की कवायद में जुटा हुआ है, वो आज से 26 साल पहले भी एक था। वीपी सिंह की अगुवाई में इनकी केंद्र में सरकार बनी थी, जिसे बीजेपी ने समर्थन दिया था। आपातकाल के वक्त 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन जनता परिवार के टूटने जुड़ने की कहानी बाद में शुरू हुई। 1988 में वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल का गठन हुआ। तब इसमें जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस एस और जन मोर्चा का विलय हुआ। इसे 1989 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त सफलता भी मिली। कांग्रेस 1989 में सत्ता से बेदखल हो गई। उस वक्त राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, अगुवाई जनता दल ने की। लेकिन जनता परिवार की एकता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। 2 साल बाद ही महत्वपूर्ण नेता चंद्रशेखर अलग हो गए। 1990 में कांग्रेस की मदद से प्रधानमंत्री बन गए। समाजवादी जनता पार्टी के नाम से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। सरकार 4 महीने ही चल पाई और टूट के बाद मुलायम सिंह यादव मजबूती से उभरे। उन्होंने समाजवादी पार्टी बना ली। उधर बिहार में लालू प्रसाद ने आरजेडी का गठन किया। इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने 1994 में पहले जनता दल, जॉर्ज और फिर समता पार्टी बनाई। इसी के साथ बिहार में रामविलास पासवान, कर्नाटक में एच डी देवगौड़ा और उड़ीसा में बीजू पटनायक अलग होते चले गए। नीतीश ने आखिर में जनता दल यूनाइटेड का गठन किया। उधर रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाकर आरजेडी से दोस्ती कर ली, लेकिन लालू पासवान की दोस्ती ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। 2014 के लोकसभा चुनाव में पासवान मोदी के साथ चले गए और उनकी पार्टी 7 में से 6 सीट जीतने में कामयाब रही। अब जनता परिवार के पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ हैं, तो वहीं जनता परिवार का एक धड़ा मोदी के खिलाफ महामोर्चा बनाने की कवायद में जुटा है। जनता परिवार के विलय में कोई नई बात नहीं है। पहले भी ये एक हुए हैं, लेकिन एकता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई है। इस विलय में नई बात यह है कि पहली बार एकजुटता बीजेपी विरोध के नाम पर हो रही है।
इससे पहले कांग्रेस विरोध ही एकता का आधार था। अब देखना है बीजेपी के खिलाफ जनता परिवार का विलय बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या रंग दिखाता है, क्योंकि विलय के बाद पहली परीक्षा यही होनी है। पुरवैया डीएनए में अभी समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे तो बात करेंगे मालामाल माननीयों की, जिनकी तनख्वाह लगातार बढ़ रही है। हर महीने वो लखपति हो रहे हैं। कोई भी विधायक इस मसले पर विरोध नहीं कर रहा है। इस मसले पर कभी भी हंगामा नहीं होता है सदन में। आखिर क्यों वेतन और भत्ता बढ़ाने के मसले पर विधायकों की एक राय हो जाती है? ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस खबर का करेंगे डीएनए टेस्ट। महंगाई की मार आम आदमी पर कितनी भी पड़े, लेकिन उसकी आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ती। लेकिन सांसदों और विधायकों के साथ ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश, पंजाब की सरकार ने विधायकों के वेतन में इस साल लगभग 57 से 100% तक की बढ़ोतरी की है। यानी हर महीने इन राज्यों के विधायक लखपति होंगे। झारखंड भी इससे पीछे नहीं है। चौथी विधानसभा में चुनकर आए राज्य के विधायकों की जेबें और गर्म होगी। 16 मार्च 2015 को विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी के लिए मार्क्सिस्ट विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। 15 दिन के अंदर ही ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात होती है कि वेतन और भत्ते की बढ़ोतरी मामले में कमेटी की रिपोर्ट तुरंत आ जाती है। इस कमेटी ने वेतन भत्ता में भारी बढ़ोतरी की अनुशंसा कर दी। सुनकर आश्चर्य होता है उस झारखंड के माननीयों ने 15 दिनों में अपना वेतन और भत्ता बढ़ाने को लेकर आम राय बना ली। जिस झारखंड में 14 सालों से स्थानीय नीति नहीं बन पाई और इस नीति पर आम राय नहीं बन पाई, नक्सलवाद का स्थायी हल नहीं निकाला जा सका, विस्थापन को लेकर नीति नहीं बन पाई है। रोज बाकी मुद्दों पर हो हल्ला होता है, हंगामा होता है, लेकिन उस मुद्दे पर आपको पता भी नहीं चला होगा कि ये बिल पास हो गया और वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई। झारखंड के विधायकों की राय है कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए उनके वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाओं में बढ़ोतरी आवश्यक है। इससे पहले साल 2011 में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ा था। कुल मिलाकर अब तक 14.5 साल में झारखंड में 5 बार विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ा है। पहली बार 2001 में वेतन बढ़ाया गया था। इसके बाद 2002, 2006, 2008 और 2011 में वेतन बढ़ाया गया। यानी 2.25 साल में एक बार झारखंड के विधायकों का वेतन और भत्ता बढ़ा है। हैरानी वाली बात यह है कि हर बार ध्वनि मत से विधायकों ने अपनी सुख सुविधाओं का प्रस्ताव पास करा लिया, जहां एक दूसरे की पार्टियों की नीति आड़े नहीं आई। और देखिए, इस साल मार्क्सिस्ट के अरूप चटर्जी, बीजेपी के अशोक भगत, जेएमएम के नलिन सोरेन, कांग्रेस के मनोज कुमार यादव, बीएसपी के कुशवाहा शिवपूजन मेहता, जेवीएम के प्रकाश राम और निर्दलीय गीता कोड़ा के नेतृत्व में गठित कमेटी ने वेतन और भत्ता बढ़ाने की अनुशंसा की है। यानी सभी विधायक अलग अलग दल से हैं या निर्दलीय हैं, लेकिन एक राय बन गई इस मुद्दे पर और विधायक भी वेतन बढ़ोतरी को जायज बता रहे हैं। तनख्वाह जो है, तनख्वाह नहीं बढ़ा है। लोगों को क्षेत्रीय भत्ता या सत्कार सेवा, जो अतिथि आते हैं घर में, उनके सेवा के लिए जो पहले मिलता था वास्तव में कम था। लोगों को सम्मान करने का भी के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए बढ़ाया जा रहा है। बतौर वेतन एक विधायक को मात्र 68,000 रुपये कुछ रुपया मिलता है। और स्वाभाविक है कि जितने तरह के आज चंदा से लेकर के हर काम के लिए विधायकों के पास लोगों की अपेक्षाएँ रहती है, जाते हैं, विधायकों को देना भी पड़ता है, खुश भी करना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से आज वेतन यदि नहीं बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से वो कहाँ से देगा। इस बारे में बहुत ज़्यादा बात तो मैं नहीं कर सकती। उनका भी कहना सही है और यहाँ नियमनानुकूल जो भी सरकार का फैसला है उस पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। माननीयों के तर्क सुने आपने, अलग अलग तर्क हैं। कहते हैं कि जनता की सेवा करने के लिए वेतन बढ़ोतरी जायज़ है, लेकिन जनता की सेवा करने के लिए अलग से फंड तो मिलते ही हैं। और जनता की सेवा करने के लिए वेतन बढ़ोतरी जायज़ ही है, तो पिछली बार इतनी बढ़ोतरी हुई तो आपने जनता की सेवा कितनी कर ली, और अगर की तो जनता के हालात में सुधार क्यों नहीं आया? जनता क्या कहती है इस बढ़ोतरी पर, सुनिए। अभी जो जनता, कर्जकर्ता, मरीज,
और व्यक्तिगत समस्या से जो हम लोग जूझ रहे हैं वो कहने लायक नहीं है। शायद जनता के भावनाओं के खिलाफ। तो गरीब का मजदूरी नहीं बढ़ा तो उनकी तनख्वाह कैसे बढ़ना चाहिए? हाँ? जब कोई चीज़ का साधन होता नहीं, जहाँ भी देखो नेता लोग अपने ही फायदा उठाता है। पब्लिक का फायदा क्या किया है? हम लोग के लिए पहले सोच नहीं रहा है तो हम लोग कैसे सोचे उन लोग के लिए कि इतना उसको होना चाहिए। मतलब गरीब का ध्यान नहीं है नेता? नहीं है, ध्यान नहीं है। अपना ध्यान है? अपना ध्यान है। आइए आपको बताते हैं 2011 में विधायकों को कितना मिलता था वेतन। वेतन मिलता था 20,000 रुपये प्रति माह। क्षेत्रीय भत्ता उसमें 20,000 रुपये प्रति माह। सत्कार भत्ता यानी कि कोई मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं तो उनके स्वागत के लिए 15,000 रुपये प्रति माह। दैनिक भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह और राज्य में 1,500 रुपये प्रति माह। राज्य के बाहर रेल ट्रांसपोर्ट सेवा 3 लाख का कूपन सालाना मिलता था। 3 लाख का कूपन यानी कि 3 लाख तक का खर्च रेल ट्रांसपोर्ट सेवा उठाने पर उन्हें खर्च नहीं देना पड़ता था। चिकित्सा भत्ता 3,000 रुपये, टेलीफोन 1 लाख रुपए वार्षिक, निजी सहायक 15,000 रुपये प्रति माह, अनुसेवक 5,500 रुपये प्रति माह, पत्रिका 1,000 रुपये प्रति माह। पढ़ें ना पढ़ें वो अलग बात है। और आइए सबसे पहले देखते हैं झारखंड में सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता अब कितना बढ़ जाएगा। वेतन में 10,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी, सत्कार भत्ते में 15,000 रुपये की बढ़ोतरी, दैनिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिदिन। ये अनुशंसा लागू होने के बाद की स्थिति होगी। और अब देखते हैं नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों के वेतन और भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की अनुशंसा की गई है। वेतन में 10,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी, सत्कार भत्ते में 10,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की अनुशंसा, दैनिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिदिन। ये मंत्रियों की हमने बात की। और अब देखते हैं विधायकों के वेतन और भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की अनुशंसा की गई है। वेतन में 20,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी, सत्कार भत्ते में 10,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी, दैनिक भत्ता 3,000 रुपये प्रतिदिन करने की अनुशंसा है। और झारखंड ही एक ऐसा राज्य नहीं है जहां लगातार विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी हो रही है। इसके पहले 28 मार्च को उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी की। अखिलेश सरकार के ऐलान के बाद विधायकों को अब लगभग 1,06,600 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इससे पहले उन्हें करीब 70,000 रुपये प्रति माह मिलते थे। और यही नहीं, 15 मार्च 2015 को पंजाब सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्ते में लगभग 75% की बढ़ोतरी की। 10 जून 2014 को बिहार की मांझी सरकार ने मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधान पार्षद और विधायकों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की थी। लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार चुनी जाती है। अपने खून पसीने की कमाई से आम जनता राज्य के खजाना भरती है और चाबी चुनी हुई सरकार को सौंप देती है, इस विश्वास के साथ कि खजाना का इस्तेमाल राज्य हित और जनहित में किया जाएगा। लेकिन जनता के चुने हुए नुमाइंदे जिस तरह से इन पैसों का उपयोग जन कल्याण के बजाय अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, उससे उनकी मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। खासकर झारखंड जैसे राज्य के लिए, जहां गांव में प्रति व्यक्ति मासिक आय 489 रुपए और शहरों में 1,082 रुपए है। यहां की लगभग 39.10% जनता आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। लेकिन विधायकों को तो सिर्फ अपनी चिंता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम पुरवैया डीएनए में। ब्रेक के बाद बेमौसम बारिश के साइड इफेक्ट का करेंगे डीएनए टेस्ट। एक तरफ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मालामाल हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जनता कंगाल। खरीफ सीजन में औसत से कम बारिश हुई, जिससे उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। रबी की फसल से उम्मीद थी, फसल पककर तैयार थी, लेकिन बेमौसम की बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बिहार झारखंड में हुए बेमौसम की बारिश ने रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। खासकर दलहन की फसल पर इस बारिश का बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि मसूर, खेसारी, मटर की फसल पककर तैयार थी, लेकिन इस बारिश के बाद संभावना है कि ज्यादातर फल खेत में ही झड़ जाएगा। इसके अलावा तिलहन की फसल जैसे सरसों और तीसी को भी भारी नुकसान होगा। रबी फसल के अलावा आम और लीची की फसल भी इस बारिश से बर्बाद होगी।
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने के पहले 15 दिनों के दौरान देश में करीब 49.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो औसत से 3 गुना ज्यादा है। बिहार मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और मंगलवार दोपहर तक बिहार के सीमांचल इलाके में इसी तरह आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है और हो रही है। ये 15 मार्च से 15 मई तक जो बिहार में आंधी तूफान का जो सीज़न बनता है 2 महीना, इसी के दौरान पूर्वइया और पश्चिमी हवा दोनों में टकरार में जो क्लाउड बन जाता है, उसमें काफ़ी इंस्टेबिलिटी रहता है और काफ़ी तेज तूफान की चांसेस होता है। उसी के अनुसार हुआ है ये। और इसी के साथ पूर्वइया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।